वेलकम फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। ये आज हम टॉपिक कर लेंगे एडिटोरियल एंड न्यूज़ एनालिसिस 3 अगस्त का। जो द हिंदू के जो एडिटोरियल है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है पहला एडिटोरियल। पहला जो एडिटोरियल है ये बात करता है इकोनॉमी के बारे में। कॉन्ट्रैक्शन स्लोज एज लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन सीज द इकोनॉमी सीज द फर्स्ट साइंस ऑफ रिकवरी। बात करता है कि जिस तरीके से अभी हमने आर्टिकल देखा था कुछ दिन पहले कि किस तरीके से कोर सेक्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। उसी से रिलेटेड फर्दर ये आर्टिकल है और इसमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं वैसे इकोनॉमी जो है रिकवर कर रही है। क्या मैंने तैयार किया है, मैंने इसमें इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ अलग इसमें इंफॉर्मेशन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डाला है। देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है इस पे। ये एक ग्राफ है, ये जो तैयार किया गया है ग्राफ, ये गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो उसकी ये रिलायबल ये इंफॉर्मेशन ग्राफ है। इसको आप अगर देखेंगे, इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप देखेंगे कि मंथली ग्रोथ रेट एज़ पर इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। पता होगा आपको कि कोर इंडस्ट्री में ये 8 जो है वो आते हैं। क्या है ये ग्राफ को देख के आप समझेंगे कि मार्च में आप देख सकते हैं कि 37% की इसमें गिरावट रही। उसी तरीके से आप अप्रैल में, मार्च में आपकी 8%, अप्रैल में 37%। आपको याद होगा कि लॉकडाउन मार्च के एंड में लागू हुआ था तो अप्रैल में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। उसके बाद मई में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ और टोटल जो ये गिरावट थी ये 21% की थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और अगर आप देखेंगे जून का जो डेटा आया है उसमें 15% की मात्र गिरावट है। मतलब आप देखेंगे तो एक इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। मतलब आपको अप्रैल से मई से जून में एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और इसका कारण ये है कि जो अनलॉकडाउन की प्रक्रिया, अनलॉकडाउन जो अनाउंस किए गए, धीरे धीरे जो हमारी इकोनॉमी खुलती चली जा रही है उसका असर हमारे ये जो कोर सेक्टर की परफॉर्मेंस पे भी देखेंगे। और हम देखेंगे क्या ये आर्टिकल कहता है। आर्टिकल हमारा कहता है, ये कहता है कि द ग्रोथ रेट ऑफ इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर जून 2020 डिक्लाइन बाय 15% कंपेयर टू डिक्लाइन ऑफ 22% इन प्रीवियस मंथ ऑफ इतना। सो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपके PIB की स्टेटमेंट है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए डाला है। ये सिंपल ये कहता है कि 8 कोर इंडस्ट्री जो डिक्लाइन था उसका जून में वो सिर्फ 15% था, जो कि मई में 22% था। और ये कहता है कि फाइनल ग्रोथ रेट इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री फॉर मार्च इज रिवाइज्ड एट 8.6%। 8 कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइज 40.27% ऑफ वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग IIP में जो वेट ऑफ आइटम्स है उसमें से ये 8 कोर इंडस्ट्री का वेटेज 40.27% है। अभी हम देखेंगे और क्या हमारे पास डेटा है। हमारे पास ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है, ये बार बार आपको ये आएगा और इसी के बेसिस पे अगर आप इसको एक बार समझ गए तो आगे भी इसी तरीके का डेटा पर ईयर आते रहेगा, आई मीन पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। क्या कहता है ये हमारे सेक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं ऊपर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। और ये ओवरऑल ग्रोथ क्या वेटेज है इनका आप देखेंगे। ये जो है ये वेट है, आप देखेंगे इसमें वेटेज है। कोल का 10.3%, क्रूड ऑयल का वेट जो है 8.9, नेचुरल गैस का 6.8, रिफाइनरी का 28.03, फर्टिलाइज़र का 2.6, स्टील का 17.9, सीमेंट का 5.3, इलेक्ट्रिसिटी का 19.8। इस तरीके से ओवरऑल 100%। सो आप देखेंगे मैक्सिमम जो रिफाइनरी प्रोडक्ट है उसका वेटेज जो है आप देखेंगे सबसे ज़्यादा है। अभी क्या हमारा परफॉर्मेंस क्या कहता है, परफॉर्मेंस आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोल है मई में 14% डिक्लाइन था, अभी 15% डिक्लाइन है पिछले साल के कंपैरिजन में। उसी तरीके से क्रूड ऑयल में 7% से 6% है। आप देखेंगे नेचुरल गैस में 16.8% डिक्लाइन था पिछले मंथ में, अब सिर्फ 12% है। रिफाइनरी में 21% का था लेकिन रिफाइनरी में अब आपका 8% है।
फर्टिलाइज़र में आपका इम्प्रूवमेंट है, लेकिन मे के कंपैरिजन में कम इम्प्रूवमेंट है। उस तरीके से स्टील में जो गिरावट है 43 से 33 कम हुई है, और सीमेंट में भी और इलेक्ट्रिसिटी में भी। इसका मेजर कारण जिस तरीके से इकोनॉमी हमारी ओपन होती चली जा रही है, अनलॉकडाउन की प्रक्रिया जो आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ने के और साथ ही साथ जो व्हीकल्स है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी बढ़ा है। उससे हमारे जितने भी क्रूड ऑयल या गैस है, उनकी डिमांड बढ़ी है। उसी तरीके से स्टील और सीमेंट की डिमांड बढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी है जब हमारे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन शुरू हुआ है। तो ये सब चीज़ें लॉजिकल है। अगर इस ग्राफ को आप याद रखिए, आप चाहिए तो आप यहाँ से इसको ले लीजिए, और इसको जब तक ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इस तरीके के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आंसर करना। और चूँकि कोरोना से इकोनॉमी इम्पैक्ट हुई है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी भी, चाहे यूपीएससी हो चाहे बाकी कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसका बेसिक आप, इसीलिए मैंने इसके थ्रू आपको बहुत बेसिक्स में आपको बता दिया। मैंने ये आपको ये भी दिखा दिया ये किस तरीके से डिक्लाइन है, एंड देन ये भी दिखला दिया कि कौन कौन से इसमें सेक्टर्स है और कितना इनका वेटेज और किस तरीके तक जून तक का इनका वो रहा है। फ्यूचर में अगले मंथ्स में और भी अगर डेटा आता है तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स क्या है फर्दर पॉइंट्स ये कहते हैं सिंपल, उसी देखिए, अगर आप देखेंगे तो कोई भी आर्टिकल इस ग्राफ को ही अब डिस्क्राइब करेगा। इसी ग्राफ को अब डिस्क्राइब करते हुए, इसी टेबल को डिस्क्राइब करते हुए कोई भी आर्टिकल जो भी है उसको लिखा जा रहा है। रिफाइनरी प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया 28% है, तो वो 8.9, तो इसको हम नहीं कवर करेंगे, हम सीधा वो टेबल को देखेंगे और टेबल से इसको ध्यान में रखेंगे। लिफ्टिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन इतना पर्सन एंड गुड्स रिवाइव व्हीकलर मूवमेंट, ये वही बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से अनलॉकडाउन हुआ, सो ऑटो फ्यूल की रिक्वायरमेंट बढ़ी है और पेट्रो प्रोडक्ट कंजम्पशन में इंक्रीज़ हुआ है। तो ये कॉमन सेंस है, लॉजिकल है। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है डिमांड, उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, एंड सीमेंट में भी वही बात ये कह रहे हैं। सो बेसिकली हमने ये देख लिया। अब चैलेंजेस क्या है, अगर हमें ये देखना है कि फर्दर चैलेंजेस क्या है इकोनॉमी में। चैलेंजेस ये कहते हैं कि जो जीएसटी कलेक्शन में जो शॉर्टफॉल हुआ है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। ये जीएसटी कलेक्शन, ये बार बार इसके आर्टिकल्स आ रहे हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जीएसटी रिवेन्यू, चूँकि सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है या बाकी जो जीएसटी के जो सोर्सेज थे, वो उन पे इम्पैक्ट हुआ है कोरोना या लॉकडाउन की वजह से, तो ये ऑब्वियस है। सो इस पे इम्पैक्ट आया है। साथ ही साथ ये बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट द एंड ऑफ दिस फर्स्ट क्वार्टर तो 83% ऑफ द फुल ईयर टारगेट। जो पूरे ईयर का जो टारगेट था 100% में से 83% हमने फर्स्ट क्वार्टर, मतलब पहले जो 3 महीने हैं उसी में हम पहुंच गए हैं। सो जो पूरे साल में, पूरे 12 महीने में जो हमें 100% जो टारगेट मीट करना था, हमने पहले 3 महीने में ही 83% उसको कर दिया। सो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल एंड ऑफ ईयर ये जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ने की संभावना है, लेकिन कोरोना की वजह से ये इम्पैक्ट है। तो ये हमें इसको कंसीडर, इस कोरोना का और जो लॉकडाउन है उसके इम्पैक्ट को भी कंसीडर करके चलना है। आगे क्या करते हैं, आगे ये बात करते हैं कि न्यू इन्फेक्शन कर्व नो शोइंग, मतलब जिस तरीके से आगे भी कोरोना का जो इम्पैक्ट रहेगा और जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो आगे भी इकोनॉमी में कुछ स्लाइड्स देखने को मिल सकता है, ऐसा ऑथर का कहना है। ये कुल मिला के हमारा आज का ये इकोनॉमी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, फ्रॉडुलेंट क्लेम्स इन इलेक्शन पोस्टपोनमेंट ऑफ ट्रंप सॉट टू कास्ट डाउट्स ऑन इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। इसमें 2 आर्टिकल है, इसको मैंने 2 आर्टिकल को कंबाइन कर दिया है। 2 आर्टिकल में क्या है, इसमें एक तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, जो अमेरिका में जो इलेक्शन होना है नवंबर में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसमें जो मेल इन, अभी हम बात करेंगे क्या होता है, जो मेल इन वोट्स हैं उसको लेके ट्रंप ने बात की है कि भाई उसकी इंटीग्रिटी पे डाउट है। और सेम जो दूसरा है एक आर्टिकल है जो उसी को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ये कहता है कि ब्लैक वोटर्स वरी ऑफ वोटिंग बाय मेल, मतलब जो ब्लैक वोटर्स है वहाँ पे
वो बाय मेल वोट करना नहीं चाहते हैं। और ट्रंप ने भी यही कहा है कि बाय मेल इन जो वोटिंग है उसमें फ्रॉड होने की संभावना है। तो ऐसी जो है हमारा दोनों आर्टिकल कंबाइन करके हम बात करेंगे। क्या है, क्या रखा है मैंने आपके लिए मैंने ये किया है कि मेल इन वोटिंग क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या है इसमें, ये कह रहे हैं, ये कहते हैं कि दैट यूएस विल बी होल्डिंग अ जनरल इलेक्शन इन मिड्स ऑफ इट। पैंडेमिक के दौरान जनरल इलेक्शन यहाँ पे होगा। मैनी पीपल आर राइटफुली कंसर्न दैट ट्रेडिशनल इन पर्सन वोटिंग कुड स्प्रेड कोविड-19 and so some states are changing their voting rules to make it easier for eligible people to vote by mail. So हर स्टेट्स में, अमेरिका के हर स्टेट्स में वोट बाय मेल का प्रावधान नहीं था। तो पैंडेमिक को देखते हुए कि अगर लाइन में अगर खड़े होंगे तो उससे इम्पैक्ट कर सकता है कोरोना केसेस पे, तो वोट बाय पोस्ट जो है उसको प्रावधान करने की बात चल रही है। Voting by mail can be done by what's called an absentee ballot or mail-in ballot. Normally, most US voters cast their ballot in person in a polling booth at a polling station based on where they are registered to vote. कैसे वोटिंग रहती है यूएस में? इन पर्सन, मतलब जैसे इंडिया में भी होता है कि आप इलेक्शन बूथ पे, इलेक्शन सेंटर पे जाके इन पर्सन होके आप वोट डालते हैं। लेकिन ये भी प्रावधान है कि बाय पोस्ट, आप पोस्टल बैलेट जिसे हम मेल इन बैलेट बोलते हैं, उसके थ्रू भी आप वोट डाल सकते हैं। क्या है इसमें ये है कि व्हाट इज़ एब्सेंटी बैलेट। मतलब एब्सेंटी बैलेट क्या होता है? एब्सेंटी बैलेट इज़ यूज्ड टू कास्ट एन एब्सेंटी यूजुअली बाय मेल बाय एन एब्सेंटी। मतलब जो व्यक्ति इलेक्शन के दौरान इलेक्शन में नहीं जा सकते हैं, इलेक्शन में एब्सेंट रहेंगे, वो जो है किसी कारण से भी अगर एब्सेंट रहते हैं तो वो कमीशन है उनको लिख के अपनी जो वोटिंग का जो भी पेपर्स हैं वो मंगवा सकते हैं, बाय मेल बाय पोस्ट मंगवा सकते हैं, और उसको भर के वोटर जो भी सेंटर्स बने हैं उसको डिपॉजिट करने के लिए या बाय पोस्ट उसको भेज सकते हैं। ये एब्सेंटी बैलेट है। ये कैसे हैं? ये उन लोगों के लिए हैं जैसे डिफेंस पर्सनल है जो कि प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कंट्री के बाहर काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे भी लोग जो इस एक स्टेट के रहने वाले हैं और दूसरे स्टेट्स में काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो वोटर्स हैं वो भी एब्सेंटी बैलेट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे पोस्टल बैलेट का टाइप है। अब मेल इन बैलेट क्या है? 5 स्टेट, वाशिंगटन, ऑरिगन, कोलोराडो, उटाह एंड हवाई, ये जो हैं ये इलेक्शन अपना मेल इन प्रोसेस के थ्रू कंडक्ट करते हैं और कम्प्लीटली मेल वोटिंग इसमें रहती है। क्या करते हैं? रजिस्टर्ड वोटर्स इन दिस स्टेट्स ऑटोमेटिकली रिसीव अ मेल बैलेट विच इज़ सेंड टू देयर एड्रेस बिफोर इलेक्शन डे एंड मेल बैक बाय द वोटर और डिपॉजिटेड एट द वोटिंग लोकेशन और सिक्योर ड्रॉप बॉक्स बाय अ सर्टन टाइम और इलेक्शन डे। मतलब इन 5 स्टेट्स में मेल इन बैलेट के माध्यम से वोटिंग फुल फ्लेज कराई जाती है। इसमें जो भी रजिस्टर्ड वोटर है उसके पास में जो बैलेट है उसको भेज दिया जाएगा, और उसको भरने के बाद में या तो वोटर पहले ही उसको बाय पोस्ट भेज देगा या फिर इलेक्शन डे में जो वोट एक सिक्योर ड्रॉप बॉक्स में एक सर्टन टाइम तक जाके उसको डिपॉजिट कर देंगे। सो ये मेल इन बैलेट का ये तरीका है और ये एब्सेंटी बैलेट का ये तरीका है। क्या इसमें दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो ब्लैक वोटर्स ये कह रहे हैं कि जो हमारे मेल इन बैलेट्स हैं हम उससे नहीं करना चाहते हैं और इन पर्सन हम लोग जाके इसको वोट इसमें डालेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए है कि अभी रीसेंट इलेक्शंस में डेडलाइन टू वोटर सिग्नेचर देखिए जो वोटर सिग्नेचर सही नहीं है, इस रीज़न के साथ में उनके जो बैलेट को रिजेक्ट कर दिया गया था। और एक स्टडी भी है, मल्टीपल स्टडी हैं जो ये कहता है कि मेल इन बैलेट्स हैं फ्रॉम ब्लैक वोटर्स एंड लैटिनो और यंग वोटर्स, वो रिजेक्टेड एट हायर रेट देन दोज ऑफ वाइट वोटर्स। मतलब जो वाइट वोटर्स है उनके कंपैरिजन में
जो ब्लैक वोटर्स है, लैटिनो वोटर्स है या यंग वोटर्स हैं, इनके जो बैलेट हैं, ये पास्ट में ये ऑब्जर्व किया गया है कि उसको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब वो काउंट नहीं किया गया। तो ये जितने भी ब्लैक वोटर्स हैं, इसी एप्रीहेंशन से ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन पर्सन, आई मीन जो सेंटर है या बूथ है वहीं पे जाके वोट करेंगे। सो बेसिकली ये कंप्लीट आर्टिकल था, दो पर्सपेक्टिव था, दो अलग अलग आर्टिकल थे। एक आर्टिकल ये था कि किस तरीके से जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनको शक है कि जो मेल इन बैलेट है, मतलब जो बैलेट जो है मेल या पोस्ट के थ्रू भेजे जाएंगे उसमें फ्रॉड हो सकता है। और दूसरी तरफ ब्लैक वोटर्स है, वो यही बात को कह रहे हैं कि इसमें फ्रॉड हो सकता है, तो हम कोरोना के बावजूद इन पर्सन जाके वोट करेंगे। सो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और देखेंगे आगे इसमें और भी न्यूज़ आर्टिकल्स आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। क्या है इसमें अगला आर्टिकल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मनमोहन सिंह जी, उनका आर्टिकल है। ये कहते हैं रीबिल्ड इंडियाज़ कॉन्फिडेंस, रिवाइव द इकोनॉमी। अच्छा आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल से देखते हैं क्या पॉइंट है इसमें। पॉइंट इसमें बेसिकली जो भी हम लोग अभी इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं या प्रीवियस हमने आर्टिकल्स में भी पढ़ा है या लगातार इस चैनल पे भी जो लगातार मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि जो डिस्कशन हुए इकोनॉमी के बारे में वो बेसिक है, उस बेसिक पे अब आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में स्लिप बैक इनटू पॉवर्टी। आई मीन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है? तो इकोनॉमी पे हम सभी जानते हैं कोरोना की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू है और उससे रिजल्टेड पॉवर्टी है। तो वो सेम चीज़ वही बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जून में 62 मिलियन पीपल जो हैं उनको महात्मा गांधी नरेगा के तहत मिनिमम वेजेस पे जो काम है वो मिला है। और ये जो है 3 गुना है जो यूजुअली जो नरेगा के अंतर्गत जो जॉब डिमांड रहती है उससे 3 गुना है और 10 गुना है जो टोटल कॉरपोरेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है उसके 10 गुना है। सो बेसिकली ये आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि किस तरीके से नरेगा जो है उसने लोगों तक काम पहुंचाया है और उनकी मदद की है बाय इन टर्म्स ऑफ काम और साथ में पैसा देने के बाद में। और क्या कहते हैं, ये बात करते हैं कैश ट्रांसफ़र के बारे में कि किस तरीके से अगर कैश ट्रांसफ़र अगर फैमिलीज़ तक किया जाए तो वो भी काफ़ी मदद कर सकता है। इसी में एक और ये बात आई है कि 3/4 अमेरिका में जो 3/4 अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जितने भी अनएम्प्लॉयड हुए उन सभी को कैश जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है। तो उसी तरीके से इस आर्टिकल में भी जो हमारे ऑथर हैं वो इसको प्रमोट कर रहे हैं या इसको सजेस्ट कर रहे हैं कि कैश ट्रांसफ़र का जो प्रोविज़न है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नीड टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस इन फाइनेंशियल सिस्टम विच एक्ट एज अ वाइटल लुब्रिकेंट फॉर द इकोनॉमी। जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम है, आरबीआई है, बाकी है, उनमें कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने की आवश्यकता है। ये इनका पर्सपेक्टिव है, सो आप पर्सपेक्टिव को जान लीजिए। And government such as interest rate reduction, credit guarantee and liquidity enhancement schemes are welcome steps, but they have largely failed since banks are not confident lending। मतलब ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है इंटरेस्ट रेट रिडक्शन का, आपको याद होगा कि इसमें कई स्कीम्स जो है मई में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी और उसके बाद में भी लगातार कई जो प्रोविज़न है, क्या कई स्कीम्स जो है वो अनाउंस किए गए हैं। इसमें एक है इंटरेस्ट रेट रिडक्शन, क्रेडिट गारंटी एंड लिक्विडिटी। लेकिन ये कह रहा है कि बैंक्स जो हैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं हैं लैंडिंग को लेके, इसलिए ये इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं मिला है। आगे कह रहे हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है आरबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक्रप्सी बोर्ड्स, सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस रेगुलेटर्स, ये अगर फ्रीली एंड प्रोफेशनली काम करेंगे तो इससे जो है फाइनेंशियल सिस्टम में कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा। ये बात करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है उसको भी स्मूथ करने के बारे में। एंड ये बात करते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फिडेंस अमंग पीपल टू स्पेंड एंड अमंग बैंकर्स टू लैंड, देन द प्राइवेट सेक्टर विल स्पॉन्टेनियसली डिराइव
तो कॉन्फिडेंस टू रीओपन एंड इन्वेस्ट। सो बेसिकली जो एज अ इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी, आपको याद होगा कि इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं। सो जो डीप इकोनॉमिक्स है उस पर्सपेक्टिव से इन्होंने ये बातें कही है कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाए, जिससे कि जो हमारे लैंडर्स हैं, बैंक हैं, उनमें भी कॉन्फिडेंस रहे, और जो हमारे बोरोवर्स हैं, मतलब लोग हैं, उनमें भी कॉन्फिडेंस रहे कि वो कॉन्फिडेंटली बोरो कर सके, जिससे कि इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी हमारी ग्रो करे। सो बेसिकली ये इसका पर्सपेक्टिव है। आगे ये और भी बातें कहते हैं। आगे बात ये कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो कि ध्यान देने योग्य हैं। ये कह रहे हैं कि इंडिया मस्ट मेक फुल यूज़ ऑफ लोन प्रोग्राम्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मतलब जो लोन प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक और IMF के, उसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। पास्ट में भी हमने जो बोरो किया हुआ है और टाइमली रिपेमेंट किया हुआ है, तो इस समय पे भी हम लोग IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हैं। ये ऑथर का पर्सपेक्टिव है। और भी ये बात कहते हैं, जो डेफिसिट मोनेटाइजेशन बाय RBI, प्रिंटिंग मनी, मतलब और RBI के द्वारा मनी को प्रिंट करने की बात कहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं। सो बेसिकली ये पॉइंट्स हैं दैट लोन लेना, जो भी वर्ल्ड लेवल पे इंस्टीट्यूशंस हैं, फर्दर मनी प्रिंट करना। फाइनली ये कहते हैं कि इंडिया जो है 3 तरीके से प्रॉब्लम्स जो है इस टाइम पे फेस कर रहा है। मिलिट्री के फ्रंट पे, हेल्थ के फ्रंट पे एंड इकोनॉमी के फ्रंट पे, तीनों लेवल पे। आपको मालूम होगा कि कई इश्यूज़ हैं, चाइना इशू है, देन कोरोना इशू एंड देन इकोनॉमिक स्लो डाउन। इन तीनों फ्रंट पे ये हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्या ये क्या सजेशन दे रहे हैं? थ्रू डायरेक्ट कैश असिस्टेंस, मतलब लोगों में कॉन्फिडेंस स्टोर किया जाए, डायरेक्ट कैश असिस्टेंस के थ्रू लोगों में कॉन्फिडेंस स्टोर किया जाए, अदर वेलफेयर प्रोग्राम चलाया जाए, बैंकर्स में कॉन्फिडेंस जो है वो इंस्टिल किया जाए। कैसे इंस्टिल किया जाए? प्रोसेस और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा के। बिजनेस जो है उनमें कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया जाए थ्रू ग्रेटर एक्सेस टू कैपिटल एंड रीस्टोरिंग कॉन्फिडेंस अमंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बाय रीस्टेब्लिशिंग द credibility of our institution will help get funding assistance and objective sovereign ratings। तो बेसिकली ये जो हमारी रेटिंग्स है और फंडिंग असिस्टेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं तो ये हमें अचीव करेंगे, और इससे हम इकोनॉमी को और अपनी जो कंट्री है जो कई फ्रंट पे अभी प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो इस सिनेरियो को और कैसे बेटर कर सकते हैं। सो ये मेंस के हिसाब से बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को हमने दिमाग में रखना है, और आगे भी जो आर्टिकल्स आएंगे उसमें भी कुछ पॉइंट्स रहेंगे, उनको इंक्लूड करके एक बहुत अच्छे आंसर्स जब भी अगर आते हैं डिटेल टाइप के, उसको आप तैयार कर सकते हैं। बात करेंगे हम एक दूसरे आर्टिकल का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, द सिग्निफिकेंस ऑफ चारधाम बोर्ड वर्डिक्ट। क्या ये आर्टिकल कहता है, इसको देखते हैं। एक इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या कहता है? लास्ट दिसंबर द उत्तराखंड असेंबली हैड पास द चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड बिल। ये बिल एक पास हुआ था। जनवरी में उत्तराखंड गवर्नर ने इस मैनेजमेंट एक्ट 2019 को अपनी सहमति एसेंट दिया था। इसके बाद क्या हुआ था कि ये जो चार धाम वहाँ पे हैं, उनके जो प्रीस्ट हैं, जो वहाँ पे पुजारी हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज किया था। क्या क्लेम करके कि दे हैव बीन केप्ट इन डार्क अबाउट द न्यू लॉ। जो नया कानून है, जो पुजारी है उनको डार्क में रखते हुए ये कानून को लागू किया गया। द PIL हैड चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट। इसमें क्या था? इसमें एक PIL फाइल की गई और इसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, संवैधानिक जो वैलिडिटी है उसको चैलेंज किया गया इस एक्ट में। ये एक्ट क्या करता था? बाय विच द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेजर हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन have been taken over by the Uttarakhand government or by authority functioning under the state government। बेसिकली जो कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल है,
जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे उत्तराखंड में, वो तो उत्तराखंड सरकार या उनके द्वारा जो बोर्ड बनाया जाएगा उसके अंडर चले जाएंगे। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इसको चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने अपने रूलिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इस एक्ट की, चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट 2019, उसको अपहेल्ड किया है। तो इसके बाद जो भी चार धाम हैं और बाकी कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उत्तराखंड में, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल जो है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट या जो बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा उसके अंतर्गत ये आएगा। क्या है ये इम्पोर्टेंट इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास, ये तो जस्ट मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से एक एक्ट बनाया गया, उस एक्ट को चैलेंज किया गया और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को वो किया है। और इस पीआईएल में जो लीडर थे वो सुब्रमण्यम स्वामी थे, जो वहाँ के पुजारी थे, जो उनको लीड कर रहे थे। सो बेसिकली ये इसका जिस्ट था। इसमें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है यूपीएससी या बाकी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, इसमें इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 26 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. Every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institution for religious and charitable purposes, to manage its own our affairs in matter of religion, to own and acquire movable immovable property, to administer such property in accordance with law. So basically आर्टिकल 26 जो है ये एम्पावर करता है, फ्रीडम देता है, ये फ्रीडम देता है कि पब्लिक ऑर्डर, मतलब सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, क्या क्लॉज लगाया है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इन तीनों में कोई अगर प्रॉब्लम ना हो तो कोई भी रिलीजियस डेनोमिनेशन जो है उसके पास अधिकार है, भारत का संविधान देता है। और ये बेसिक फंडामेंटल राइट है, ये अधिकार देता है कोई भी रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है उसको इस्टेब्लिश करने और मेंटेन करने का, जो अपने रिलीजियस अफेयर्स हैं उसको मैनेज करने का, मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसको पोजेस और एक्वायर करने का, और सच प्रॉपर्टी को है लॉ के हिसाब से उसको एडमिनिस्टर करने का। सो बेसिकली आर्टिकल 26 के अंदर ही इसको ही कोट करके कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन जो हाई कोर्ट है उसने इसको लॉ को अपहेल्ड किया है। सो बेसिकली हमने आर्टिकल 26 को ध्यान में रखना है, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो ये आर्टिकल से ये 4 बिंदु हैं, इस पे इसको याद रखेंगे एंड देन यू कैन आंसर इट। अगला आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल जो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। आपको याद होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे लगातार जो है कई आर्टिकल्स हैं, और कई हम लोग इस चैनल पे भी लगातार हम लोग इसका कवरेज भी कर रहे हैं, और इस चैनल पे कई लेसन्स जो हैं सेशन भी हमने कंडक्ट करके इसमें डाले हुए हैं, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, और जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं उसमें जो पॉइंट्स हैं उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इस आर्टिकल में भी जो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रिपीट पॉइंट्स हैं, तो हम उसको बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो हमें लगा कि भाई बाकियों से अलग है, वो रख रहे हैं। क्या कह रहा है कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा जो 2019 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो अप्रूव किया गया है, एक पाथ ब्रेकिंग प्रपोजल है, मिसिंग इन द फाइनल पॉलिसी। फाइनल पॉलिसी में क्या मिसिंग कहते हैं? ये कहते हैं कि जो हमारा ड्राफ्ट था, मतलब पहले एक ड्राफ्ट रेडी हुआ था इस पॉलिसी को लेके, उस पर लोगों से सजेशन लिए गए, उसके बाद में ये फाइनल कैबिनेट अप्रूवल बना के ये आया है। ड्राफ्ट में ये कह रहा है कि ड्राफ्ट में एक पॉइंट था दैट ऑल कमर्शियली ओरिएंटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विल बी क्लोज। ये फाइनल पॉलिसी में नहीं है, मतलब जो कमर्शियल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियली ओरिएंटेड जो हैं, उनको एक टाइम के बाद उसको क्लोज़ कर देंगे, लेकिन ये फाइनल में मिसिंग है। बस इसमें ये है कि जो सब स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको क्लोज़ करने की बात कही गई है। तो एक ये पॉइंट ये रेज़ कर रहे हैं, जो ऑथर है वो रेज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ये पॉइंट रेज़ कर रहे हैं कि जो ड्राफ्ट पॉलिसी है उसमें बात कही गई थी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे,
वो पब्लिक एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ा के 20% उसको स्पेंड किया जाएगा। 2020 पॉलिसी जो है उसमें सिर्फ बात कर रहे हैं कि एजुकेशन पे 6% ऑफ जीडीपी वो किया जाएगा। सो ये एक मेजर डिफरेंस जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि ये है। इसके अलावा ये कहते हैं कि नेशनल एजुकेशन कमीशन एट द नेशनल लेवल एंड सिमिलर एट द स्टेट लेवल, इसके सेटअप करने की बात की गई थी ड्राफ्ट में, लेकिन वो मिसिंग है। और साथ ही साथ नो मेंशन ऑफ स्टेट स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये भी जो है ये कोई मेंशन इसका नहीं है। इसके साथ ही एक जो मेजर प्रॉब्लम जो है जो ये ऑथर हाईलाइट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से जो पॉलिसी मेकर हैं वो फिलैंथ्रोपिक प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो चैरिटी के हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर में जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं और प्रॉफिट के लिए कमर्शियल फ़ायदा उठाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उसमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो वो कैसे करेंगे इसके बारे में एक ये चैलेंज रहेगा, ये जो हमारे ऑथर इसको बात कर रहे हैं। सो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ सजेशंस थे या क्रिटिसिज्म थे। सो इसको हमें उस पर्सपेक्टिव में देखना है। ये जो टॉपिक है ये भी टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे का नेचुरल ट्यूटर होते हैं प्री प्राइमरी स्टेज पे, तो उसके बारे में ही है, देखेंगे क्या कहता है। ये बात करता है, ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब जो 3 से 5 और उसके बाद क्लास 3 तक जो एजुकेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इट सेल्स स्कूल प्रोवाइडिंग क्वालिटी, इतना जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो ग्रुप है ये जो है इनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का। ये आर्टिकल कहता है कि 85% जो बच्चे का दिमाग है वो 6 साल तक उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये बात कह रहे हैं कि 5 करोड़ जो चिल्ड्रन हैं ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन इंडिया ये अचीव नहीं कर पाते हैं, ये ऐसी आर्टिकल में ये बात कहते हैं। और ये कहते हैं कि एट प्रेजेंट शेज द पॉलिसी चिल्ड्रन फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड डू नॉट हैव एक्सेस टू ECE, मतलब ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है इसमें जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं सोशली इकोनॉमिकली उनको इसका एक्सेस नहीं मिल पाता है। सिमिलरली ये कहता है कि NAP में हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है प्री स्कूल और आंगनवाड़ी के थ्रू उसको मीट करने की बात कही गई है। सो बेसिकली ये पॉइंट्स है जो कि इम्पोर्टेंट इसमें NEP के पर्सपेक्टिव में है। क्या ये पॉइंट आगे कहता है? ये कहता है कि एट प्रेजेंट 30% ऑफ लो इनकम पेरेंट्स वो अपने बच्चों को जो इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे प्री प्राइमरी उसमें नहीं भेज पाते हैं। तो ये 30% एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये बात करता है, एक टर्मिनोलॉजी दी है एम, एस्पिरेशन, इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन एंड मेजरमेंट। बात ये करता है कि लो इनकम पेरेंट्स जो है उनको अवेयर एंड एस्पायर करके हम ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल के साथ साथ खुद भी उनको उनकी पढ़ाई का जिम्मा उठाए। बेसिकली ये आर्टिकल ये कहता है। और फिर ये भी बात करता है कि 5 करोड़ इंडियन स्टूडेंट्स जो एलिमेंट्री स्कूल में हैं फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो अचीव नहीं कर पाते हैं, ऐसे 5 करोड़ बच्चे हैं। नाउ लिटरेसी और न्यूमरेसी क्या है? द एबिलिटी टू रीड बेसिक टेक्स्ट एंड एबिलिटी टू कैरी आउट द बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद इंडियन न्यूमरल्स। तो ये बेसिक जो टेक्स्ट है उसको पढ़ पाना और बेसिक जोड़ घटाव एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाना, ये प्री प्राइमरी या क्लास 2 तक बच्चों को आना चाहिए। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये टारगेट करता है। सो बेसिकली ये आर्टिकल प्री प्राइमरी स्टेज के जो एजुकेशन है उसके बारे में बात कर रहा है। आपको याद होगा कि हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 10+2 से चेंज होके 5+3+3+4 की बात करता है। इसमें जो 5 है इसमें प्री प्राइमरी है और क्लास 1 और 2 है। सो बेसिकली आर्टिकल ये कहता है कि ये जो 5 वाला स्टेज है और उससे पहले भी प्री प्राइमरी जो स्टेज है उसमें फोकस करने की आवश्यकता है।
और जो लिटरेसी है, बेसिक लिटरेसी एंड बेसिक न्यूमेसी जो है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसमें जो हमारे करीब 30% लो इनकम पेरेंट्स हैं जो प्री प्राइमरी में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, तो ये हम ये कर सकते हैं कि उनको एस्पायर करके, मोटिवेट करके हम घर पर ही एक सिस्टम बना सकते हैं जिससे अपने बच्चों को वो एजुकेशन इम्पार्ट कर सकें। आज का हमारे ये एडिटोरियल पार्ट था द हिंदू का, इसको हमने कवर किया। और एंड में यही मैं कहूँगा कि इस तरीके के एडिटोरियल जो है लगातार आते रहेंगे और हमें बेसिक पे फोकस रखना है। जो बेसिक हमारा है वो हमें क्लियर रहना चाहिए, और बेसिक के ऊपर जो ये आर्टिकल्स आदि आएंगे, इनसे हमें जो डायनेमिक पोर्शन है किसी भी आंसर का वो हमने तैयार करना है। अगर आप कोई भी एनालिसिस लिखते हैं मेंस के लिए, तो डायनेमिक पोर्शन जो है आपको ओपिनियन से या एडिटोरियल से मिल जाता है, उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं दैट यू कैन इंक्लूड, और एक कंप्लीट आंसर आप तैयार करते रहेंगे। आने वाले दिनों में ये चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे अमेरिकन जो इलेक्शन है उसके बारे में, अफ़गानिस्तान तालिबान के बारे में, इंडिया चाइना के बारे में, लगातार और भी टॉपिक्स आते रहेंगे। तो आप इस पे ध्यान रखिए, अपने जो नोट्स है उनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करते रहिए, और प्रीलिम्स के भी हिसाब से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के भी हिसाब से इसमें बीच बीच में कोई टर्मिनोलॉजी है, कोई पॉइंट्स हैं, उनको आप अंडरस्टैंड करते रहिए। लेकिन फिर से मैं कहूँगा जो बेसिक है वो आपको क्लियर रहना चाहिए। एंड बेसिक जो है आप स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट बुक्स हैं, चाहे एनसीईआरटी है चाहे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, उनसे आपको वो चीज़ें क्लियर करते रहिए, उसको पढ़ते रहिए। और इस चैनल पे भी हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में कंप्लीट एक सेशंस भी करते रहेंगे एग्ज़ाम के भी पर्सपेक्टिव से।